Welcome back to Tutorials for Medicos. So, our topic is myocardial infarction. तो myocardial infarction क्या होता है? Myocardial infarction is defined as the death of a heart muscle which follows interruption of its blood supply. तो myocardial infarction में क्या होता है, जो मसल होती है हार्ट की, ठीक है, चाहे वो एंडो है, चाहे वो पेरिकार्डियम मसल है, चाहे वो हमारी कौन सी और होती है, मायोकार्डियम है, ठीक है। ये तीनों मसल्स की यहाँ पे बात करी गई है। तो इन तीनों मसल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड की सप्लाई होती है उसके अंदर भी इंटरप्शन आ जाती है और प्रॉपर ब्लड की सप्लाई पूरे हार्ट के अंदर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज, या फिर हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन को अगर इसकी मैंने मतलब वो करके तुम्हें इजी करवाने के लिए दो टाइप की मेन डेफिनेशंस लिखी है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच हार्ट मसल इज अब्रप्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो अब्रप्ट का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन की डिस्टर्बेंस हो जाती है हार्ट की मसल के अंदर। क्योंकि डिस्टर्बेंस इसलिए हो जाएगी क्योंकि हार्ट की मसल्स की क्या हो चुकी है, मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन में लिखा है डेथ हो गई है, जिस वजह से क्या हो चुका है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी मसल के अंदर नहीं होएगी और हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन है उसके अंदर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहेगी। और ये हार्ट का एक डिसऑर्डर भी है, ठीक है, एक डिसऑर्डर भी है हार्ट का, मसल जो हार्ट की होती है उसका एक डिसऑर्डर भी है। अब इसके जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, इसका जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर होगा वो होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो इन्वेड करता करता बॉडी के अंदर वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कोज कर सकता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, हाइपोक्सिया की वजह से, आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगी। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है, एक थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। जो ये आर्टरीज होती है इसके अंदर क्या हो जाता है, एक थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है। जब थ्रोम्बस क्लोट्स बन जाएंगे ब्लड के आर्टरीज के अंदर तो क्या हो जाएगा, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड के क्लोट्स बन जाते हैं तो प्रॉपर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाती है, जिस वजह से पेशेंट को हाइपोक्सिया भी हो सकता है और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड ड्यू टू हार्ड एक्सरसाइज एंड स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज। अगर कोई भी हम हार्ड एक्सरसाइज करेंगे या फिर स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए अनीमिया की वजह से या कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले बताया आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाएगी और उस वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। कैसे रहेंगे चांसेस, जब एक आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस की फॉर्म हो जाती है मतलब ब्लड पूरा क्लोट हो जाएगा तो ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, जिस वजह से क्या होएगा, हार्ट की मसल को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा पंप करेगी एक टाइम पे तो हार्ट की मसल अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर ही देगी ना। जब वो अपनी इलास्टिसिटी, अगर हम किसी रबड़ को बार बार खींचते रहेंगे एक टाइम पे रबड़ तो ढीली हो ही जाएगी ना। ऐसी हार्ट की मसल्स है, जब हार्ट की मसल्स बार बार खींचती रहेगी, इतना जोर लगा रही है हमेशा पंप हार्ट के ब्लड को प्रॉपर पंप करने के लिए, लेकिन उसको कोई और सोर्स मिल ही नहीं रहा है तो एक टाइम पे तो इलास्टिसिटी वो अपनी खो ही देगी ना, ठीक है, अपनी पावर खो देगी और जिस वजह से क्या होगा, पेशेंट को हार्ट की जो मसल है पेशेंट की वो उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन के, ठीक है। तो अब बेसिकली इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मॉडिफाइएबल, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइएबल। तो जो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं मतलब जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइएबल में क्या होंगे, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाइएबल में क्या होगा, अल्कोहल कंजप्शन, मतलब हम दारू पीना थोड़ा कम कर सकते हैं ना, उसकी वजह से जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है उसके कम चांसेस हो सकते हैं। हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, सीडेंट्री मतलब हम ज़्यादा ऑयली फूड खाना, जंक फूड ज़्यादा खाना, या मतलब एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करना, हमारा डाइट पैटर्न वही जिसमें जंक फूड वगैरह आ जाएंगे। स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन लेने के लिए स्ट्रेस के बाद क्या होगी, एंग्जाइटी होगी। ओबेसिटी, मैंने जैसे बताया ट्रंकल, बेसिकली हमारा ट्रंक वाला एरिया, ट्रंक वाले एरिया का मतलब क्या है, हमारा मतलब कौन सा एरिया,
कमर वाला एरिया, ये वाला जो एरिया होता है ना हिप से ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे हिप्स है। और हिप से ऊपर वाला जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंकल एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये ट्रंकल एरिया है इसमें क्या हो जाएगी, ओपेसिटी, मतलब इसका, इस एरिया का फैट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एज, मतलब विद एज कई बार पेशेंट्स को होने लग जाती है, क्योंकि सांस, जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते हैं, कई बार लोगों को जैसे दिल की कोई बीमारी है तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो विद एज भी होता है। हेरिडिटरी, मतलब कुछ जीन्स में ऐसे पर्टिकुलरली चेंजेस आ जाते हैं कि हेरिडिटरी होती है। एथनिसिटी, मतलब परिवार से परिवार चलता आ रहा है, जैसे एक मम्मी पापा गोलू हैं तो उनका बेटा भी गोलू मोलू सा होएगा, है ना। तो ये क्या होता है, एक एथनिसिटी और उसकी मोटापे की चलती आ रही है। ऐसी इस बीमारी की बात करी है कि एथनिसिटी मतलब पिछले जन्म से ये चीज़, मतलब कई सदियों से ये चीज़ें चली हुई आ रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं एथनिसिटी। अब है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब ये फंक्शनिंग कैसे करेगा हमारी बॉडी के अंदर, कैसे इफेक्ट करेगा। पहली चीज़ इसमें आ जाती है ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या लिख सकते हैं हम लोग, थ्रोम्बस फॉर्मेशन है ना। इसमें जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस की यहाँ पे बात करी है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, ब्रैकेट में हमेशा ईटियोलॉजिकल फैक्टर में से कोई ना कोई एक ईटियोलॉजिकल फैक्टर या दो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स जरूर लिखने हैं, जिससे आगे का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। तो ये ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो रही है। आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होएगा, एंडोथेलियल लेयर डैमेज। एंडोथेलियल मतलब क्या होएगी, जो एंडो से ही हम देख सकते हैं, जो सबसे इनर साइड वाली लेयर होएगी, जो सबसे इनर लेयर होएगी वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगा। अब प्लेग क्या होता है, एक आर्टरी है, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे क्लोट टाइप बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेग फॉर्मेशन, ठीक है। प्लेग फॉर्मेशन के बाद क्या होएगा, प्लेग फ्लो स्टार्ट रप्चरिंग लीड्स टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। जब प्लेग मतलब रप्चर होना शुरू हो जाएगा, मतलब बर्स्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे ये एक प्लेग है, जब इसने बर्स्ट होना इसने शुरू हो गया तो आर्टरीज के अंदर और फैल गया ना, बर्स्ट होता होता आर्टरीज के अंदर और ज़्यादा फैल गया, तो इससे वजह से क्या हो जाएगा, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो तो डिक्रीज हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड फ्लो कैसे डिक्रीज हो जाएगा, जब प्लेग बन चुका है तो प्रॉपर ब्लड, मतलब ब्लड प्रॉपर डायरेक्ट नहीं जा पा रहा ना, उसको बीच में थ्रोम्बस भी आ रहे हैं, प्लेग्स भी बने हुए आ रहे हैं, मतलब कुछ रुकावटें आ रही है। अब देखो, जैसे ये एक पानी का झरना है, इसमें हमने यहाँ पे पत्थर रख दिया, यहाँ पे पत्थर रख दिया, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे भी पत्थर है, यहाँ पे भी पत्थर है, तो जो ये पानी है, जो ये पानी जा रहा है, ये पूरा प्रॉपर ऐसे ऐसे टर्न होके कभी इधर से ऐसे जाएगा ना, सीधा तो नहीं जाएगा ना पानी। तो इसी वजह से क्या है, प्लेग फॉर्मेशन, मतलब इसी वजह से तो पानी मतलब सीधा नहीं जाएगा। तो ऐसी जब किसी आर्टरी के अंदर प्लेग की फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या है, जो ब्लड फ्लो है वो भी प्रॉपर नहीं होएगा, और ब्लड ही तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होएगा तो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो तो रहेगी, लेकिन जब ब्लड प्रॉपर नहीं फ्लो हो रहा है तो ऑक्सीजन भी पूरी प्रॉपर बॉडी तक नहीं जाएगी। उसके बाद ऑक्सीजन ना जाने के कारण चेस्ट पेन होएगी, ठीक है। ऑक्सीजन जब नहीं जा रही है, चेस्ट पेन होएगी, मतलब छाती में पेन होएगी, जिसको हम मतलब साइंटिफिक टर्म में एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, PECTORIS, तो एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, ठीक है। एंजाइना एंड पेक्टोरिस भी बोलते हैं, पूरा नाम एंजाइना पेक्टोरिस होता है। जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज सीरम ट्रोपोनिन लेवल। जो ट्रोपोनिन का लेवल है सीरम के अंदर, मतलब जो ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, जिससे मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के चांसेस पेशेंट को रहेंगे। ओके। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो उसके क्या क्या स्टेजेस होंगे, उसके 3 मेन स्टेजेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन के। पहले तो मायोकार्डियल इस्चीमिया होएगा। इस्चीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी रहेगी, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी। मायोकार्डियल इंजरी होएगी, जो मायोकार्डियल लेयर है उसकी क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, ठीक है। और मायोकार्डियल इन्फाक्शन होएगा, उसके बाद मायोकार्डियम लेयर की इन्फाक्शन हो जाएगी, मतलब जो लेयर है या मायोकार्डियम का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हमने तीनों लेयर की बात करी है, तो सिर्फ मायो को ही नहीं तुमने वो करना, तुमने तीनों लेयर को भी एज्यूम करना है, क्योंकि अगर मायो का होएगा तो वो डिजीज बढ़ती बढ़ती दोनों लेयर्स को तो इफेक्ट करेगी ना, इसलिए मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के चांसेस रहेंगे और बाकी लेयर्स को भी इफेक्ट होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं।
अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी इस डिजीज़ की? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को हम क्या बोलते हैं? साइन एंड सिम्टम्स ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। पहला क्या आएगा पेशेंट को? चेस्ट पेन, मतलब छाती में पेन होएगा। चेस्ट पेन क्यों होएगा? क्योंकि जो प्लेग की फॉर्मेशन हो रही है आर्टरीज के अंदर, प्लेग की जो जैसे ये आर्टरीज है उसके अंदर प्लेग की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो आर्टरीज छोटी हो गई है, मतलब नैरो पड़ चुकी है, आर्टरीज छोटी हो गई है, मतलब प्रॉपर नहीं, उनकी जो शेप थी वो डिफॉर्म हो चुकी है। आर्टरीज छोटी होने के बाद प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रही है। जब ऑक्सीजन नहीं जा पा रही तो पेशेंट को चेस्ट पेन होगी। नेक्स्ट इज कार्डियोमेगैली। कार्डियोमेगैली में क्या होता है? मतलब कार्डियोमेगैली में जो पेशेंट के हार्ट होता है वो स्टिफन हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिस वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है। डिलेड कैपिलरी रिफिल टाइमिंग। अब कैपिलरी रिफिल टाइमिंग्स का से क्या मतलब है? ये है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल। जब एट्रियम से वेंट्रिकल ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन हार्ट में प्रॉपर नहीं हो रही है, तो पूरे टाइमिंग पे ब्लड नहीं जाएगा। जब पूरे टाइमिंग पे वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड नहीं जाएगा तो आगे सिस्टमिक में भी, सिस्टमिक बॉडी जो सर्कुलेशन है, बॉडी की जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टम्स है बॉडी के, वहाँ पे भी ब्लड नहीं जाएगा। जब प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा तो कैपिलरी रिफिल टाइमिंग नहीं होएगा। बेसिकली कैपिलरी रिफिल टाइमिंग क्या होता है? जैसे हमने अपने हाथ को पूरा एक बारी दबा लिया है, ठीक है, अपने हाथ को, मतलब जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, इसको क्या कर लिया? पूरा दबा लिया, मतलब आगे से ना पूरा ऐसे दूसरे हाथ से ना दबा लिया। तो जब मुट्ठी या फिर बंद कर ली तेज, जब हम मुट्ठी को खोलेंगे ना तो हमारे हाथ में वाइट वाइट तो होएगा ही, लेकिन हमारा हाथ एकदम से रेड कितनी देर में पड़ रहा है? वो क्या है? हमारा कैपिलरी रिफिल टाइमिंग। वो इसको हम कहते हैं कि हमारी ब्लड की कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितनी जल्दी वापस आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे हमारी कैपिलरीज की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो वापस आ रहा है, तो इसको कहते हैं कैपिलरी रिफिल टाइमिंग। नेक्स्ट इज फटीग। पेशेंट को थकावट होगी, रेस्टलेसनेस, जब पेशेंट को ऑक्सीजन मिल ही नहीं है प्रॉपर तो उसको थकावट होगी। टैकीकार्डिया होएगा, मतलब जो पेशेंट का पल्स रेट है वो क्या होएगा? हार्ट, हाँ, इंक्रीज होएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होएगा पल्स रेट, जिसको हम कहेंगे टैकीकार्डिया। पेशेंट को पाल्पिटेशंस होंगे। कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है पेशेंट के अंदर, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो उस वजह से पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाले पेशेंट के? पहले है जो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा वो है पेशेंट की ईसीजी। ईसीजी कराएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाएंगे, ठीक है, सीरम ट्रोपोनिन लेवल टेस्ट, मतलब ट्रोपोनिन लेवल चेक करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रोपोनिन लेवल जब इंक्रीज हो रहा था, चेंजेस आ रही थी सीरम ट्रोपोनिन में, ब्लड के अंदर जो ट्रोपोनिन का लेवल है वो चेंज हो रहा था, उससे मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो रहा था, ठीक है, तो ट्रोपोनिन के लेवल हम पेशेंट के बॉडी के अंदर चेक करवाएंगे। क्रिटिनिन काइनेस भी चेक करवाएंगे। क्रिटिनिन काइनेस अब क्या करता है? हार्ट की मसल को क्या करता है? ये डैमेज करता है। पेशेंट का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, उसमें हम पेशेंट के चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, क्योंकि पेशेंट के चेस्ट में भी तो पेन हो रही थी ना, इसलिए ब्लड टेस्ट करवाएंगे और पेशेंट का स्ट्रेस टेस्ट भी करवाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस भी एक अपने आप में मायोकार्डियल इन्फाक्शन का कॉज था, कि स्ट्रेस की वजह से भी मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, तो पेशेंट का हम स्ट्रेस टेस्ट भी करवा सकते हैं। स्टेज मेडिकल मैनेजमेंट, तो मतलब मेडिकल मैनेजमेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाले पेशेंट की क्या कर सकते हैं? इसमें बेसिकली ना एक ही चीज़ है जिससे तुम मायोकार्डियल इन्फाक्शन की मेडिकल मैनेजमेंट याद रख सकते हो, वो है इसमें मोन थेरेपी, MOAN, मोन थेरेपी। तो अब मोन थेरेपी क्या है? इससे बहुत इजीली तुम याद रख सकते हो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के सारे ड्रग्स। तो अब मोन थेरेपी क्या है? एम से होता है मॉर्फिन सल्फेट। अब मॉर्फिन सल्फेट क्या है? ये एक एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब ये हमारे क्या करता है? पेन को रिलीव करता है। अब जैसे मोन थेरेपी था, ठीक है, तो एम से तो हो गया था, मॉर्फिन सल्फेट एनाल्जेसिक था। अब ओ से क्या है? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। ए से फिर बाद में क्या आता है? एस्पिरिन, मतलब एंटी प्लेटलेट ड्रग है, क्योंकि प्लेटलेट की फॉर्मेशन हो रही थी ना, तो हम उन प्लेटलेट्स को हटाने के लिए, उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए पेशेंट को एंटी प्लेटलेट ड्रग्स प्रोवाइड करवाएंगे।
नाइट्रोग्लिसरीन करेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक वेजोडाइलेटर है। वेजोडाइलेटर क्या है? ये जो वेसल्स है ये इनको डायलेट करेगा, मतलब इनका जो साइज है, वेसल्स नैरो हो रही थी ना, तो इन वेसल्स का साइज ये डायलेट करेगा, साइज बढ़ाएगा। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक वेजोडाइलेटर है। और वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोग्लिसरीन का एक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक मतलब तुम्हारा इसमें इमरजेंसी ड्रग्स में भी आता है नाइट्रोग्लिसरीन। अब सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट में PTCA करवाएंगे, मतलब परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करवाएंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर रहे थे? मेडिकल मैनेजमेंट में तो ये कर रहे थे मोन थेरेपी, और ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा है। अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम अपनी एज अ चॉइस लिख सकते हो, अदरवाइज वो तुम्हारी मर्जी है। AC इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो आगे ये इसमें दे रखा है मैंने ब्रैकेट्स में एग्जांपल, तो तुम स्क्रीनशॉट लेके अपना आराम से नोट्स भी बना सकते हो। तो वेजोडाइलेट में या तो हाइड्रोलाजाइन दे देंगे या फिर नाइट्रोग्लिसरीन दे देंगे, दोनों ही अपने आप में एक वेजोडाइलेटर है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में यही है, PTCA करवाएंगे। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकता है? इनअफेक्टिव कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो। मतलब जो कार्डियक टिश्यू की परफ्यूजन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा इनअफेक्टिव है, पूरी तरह से वर्क नहीं कर पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पा रही, जिस वजह से क्या हो रहा है? रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो, मतलब जो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो है वो भी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। उस चीज़ के लिए क्या करेंगे? हार्ट रेट को असेस करेंगे, असेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को पेशेंट के असेस करेंगे। एडमिनिस्टर कार्डियक मेडिसिन एंड डायोरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब। तो कार्डियक मेडिसिन में हमने क्या किया था? बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, और डायोरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को जो हमें प्रिस्क्राइब करे हुए हैं। डायूरेटिक्स क्या करेंगे? फ्लूइड की रिटेंशन करवाएंगे। क्या करेंगे? डायूरेटिक्स फ्लूइड की रिटेंशन करवाएंगे, इसलिए हम पेशेंट को डायूरेटिक्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेडिकार्डिया रिलेटेड टू डिक्रीज्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मतलब जब कार्डियक की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है। तो पेशेंट को क्या हो रहा है? ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है हार्ट की मसल्स, ठीक है। तो इस वजह से ब्रेडिकार्डिया होने के पेशेंट को क्या है? चांसेस हैं। तो इससे हम क्या करेंगे? असेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट का क्या करेंगे? हार्ट रेट को असेस करेंगे, और क्या करेंगे? मतलब ब्लड प्रेशर को भी पेशेंट के क्या करेंगे? असेस करेंगे, ठीक है। और एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। जो भी मेडिकेशन फिजिशियन से प्रिस्क्राइब कर रखी हैं वो हम पेशेंट को क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे। ये नंबरिंग थोड़ी चेंज कर लेना, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। सेकेंड लास्ट डायग्नोज हमारा क्या बन सकता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम अपने आप से भी और डायग्नोज बना सकते हो। पेन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई नहीं है तो क्या हो रहा है? पेन हो रही है। तो पेन को क्या करेंगे? मतलब पेन को मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने बोला था, जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? पेन मैनेजमेंट के लिए ही होते हैं। तो एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे। गिविंग कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। रेफर द पेशेंट टू द फिजियोथेरेपी। मतलब फिजियोथेरेपी के लिए पेशेंट को रेफर करेंगे। अब इसमें क्या कर सकते हो? ठीक है, ये फोर्थ डायग्नोस है, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ डायग्नोस। ओके, सो एंजाइटी वाला फोर्थ है एंड लास्ट इज फिफ्थ डायग्नोस। ये थोड़ी नंबरिंग इसकी चेंज कर लेना। नेक्स्ट इज एंजाइटी रिलेटेड टू चेस्ट पेन। देखो, जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई हमारे डायग्नोस खत्म हो गया, अब लास्ट में बनाना ही क्या है, तो ये 3 मेन डायग्नोस मैं तुम्हें बताती हूँ। इससे तुम्हारे डायग्नोस लास्ट में बढ़ ही जाएंगे। तुम 2 ऊपर मेन भी बना दोगे, नीचे 3 भी बना दोगे, फिर भी एग्जामिनर तुम्हें नंबर दे देगा। लास्ट में क्या डायग्नोस बनाने होते हैं? एक एंजाइटी का बना दो, जैसे ये इधर बना हुआ है, एंजाइटी का बना दो, ठीक है। एंजाइटी के बाद और क्या बना सकते हो? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट का बना सकते हो, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट का बनाने के बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का वो बना सकते हो, ठीक है। और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का भी डायग्नोज एक बना सकते हो। तो ये 3 मेन डायग्नोज जो लास्ट में बन सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो इससे तुम अपने डायग्नोज को बढ़ा सकते हो। इसमें जैसे बना रखा है एंजाइटी रिलेटेड टू
चेस्ट पेन की वजह से पेशेंट को एंजाइटी हो रही है और फियर ऑफ डेथ, मतलब पेशेंट को फियर लग रहा है कि उसको डेथ, मतलब पेशेंट की डेथ ना हो जाए, उसको डर है ऐसा। तो एंजाइटी हटाने के लिए क्या करेंगे, रूम वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, फैमिली सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे बातें करेंगे, ठीक है, उसके साथ अच्छा आईपीआर मेंटेन करेंगे, उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, उसका एंजाइटी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक्यूटी लिखा ना यहाँ पे, एक्यूट कर लेना। एक्यूट इंटॉलरेंस, एक्यूटी भी ठीक है, इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, मतलब पेशेंट क्या कर रखा क्या है, पेशेंट को टॉलरेट ही नहीं हो पा रही है उसकी डिजीज कंडीशन, तो उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को मतलब उसकी ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का, ताकि जो उसकी डिजीज कंडीशन है वो प्रॉपर ट्रीट हो चुके, उसको पेशेंट को जैसे जो भी उसको दिक्कत है तो एनाल्जेसिक्स हम प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी पेन कम हो जाए, ठीक है, जो भी आप ड्रग लिख रहे हो तो उस साथ में उसका एक्शन भी लिख दो, प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, एज प्रिस्क्राइब जरूर लिखना है ड्रग्स के आगे, ठीक है, एनाल्जेसिक्स दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो, थ्रोम्बोलिटिक्स एजेंट्स दे सकते हो, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो ट्रीट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर रूम की वेंटिलेशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पेशेंट को मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे कि मतलब आपको कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ से मतलब पेशेंट की जो टॉलरेटिंग पावर है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, और पेशेंट को जब हम मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे तो पेशेंट का क्या होएगा, मतलब जो ट्रीटमेंट है उससे पेशेंट को मतलब रिलीफ मिलेगा ट्रीटमेंट करने से पेशेंट के, ठीक है। सो आई एम ओवर दिस myocardial infarction. So if you gain any knowledge, okay, and if you like my video, so kindly subscribe my channel and like it, and support my channel also. Thank you so much.